नमस्कार। जी बिजनेस की माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पर इस खास पेशकश एमएसएमई नेशन बिल्डर सीरीज में आपका स्वागत है। एमएसएमईज को इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है और पेंडेमिक के दौरान ये क्षेत्र काफी दबाव में रहा है। इस स्पेशल सीरीज में हम कई प्रमुख सेक्टर्स का जायजा लेंगे, मूड को समझने के लिए, चुनौतियों पर मंथन करने के लिए और ग्रोथ के लिए न्यूअर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए। सीरीज का आगाज हम ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के साथ कर रहे हैं। ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के देश के जीडीपी में 2.3% का योगदान है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी करीब 25% है। द इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय एसएमईज। और आज के कार्यक्रम में हमें इस अहम क्षेत्र के कई लीडर्स ज्वाइन कर रहे हैं। आई एम हैप्पी टू वेलकम दीपक जैन, प्रेसिडेंट ACMA एंड CMD लूमेक्स इंडस्ट्रीज, संजय कपूर, चेयरमैन सोनाकॉम स्टार, और साथ ही मौजूद हैं श्रद्धा सूरी मारवा, चेयरपर्सन एंड MD सुब्रोस। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। बट बिफोर वी मूव अहेड, थैंकिंग आवर पार्टनर्स फॉर द सीरीज, ड्राइविंग पार्टनर स्कोडा। ऑटो कंपोनेंट स्पेस में पिछले दिनों एसएमईज के सामने कई तरह के चैलेंजेस रहे हैं, जिसमें लिक्विडिटी, कैश फ्लो को लेकर खासकर काफी इश्यूज रहे। फिलहाल आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो ग्राउंड मूड है, आप उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, जो ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है ACMA, उसके अंदर हम 850 मेंबर्स हैं और 850 मेंबर्स के अंदर से 65% जो हैं वो एक्चुअली MSMEs हैं। अब आपको पता है कि जब 2018-19 के अंदर जो ऑटो कंपोनेंट जो सेक्टर है उसकी पीक परफॉर्मेंस के बाद 19 और 20 के अंदर एक्चुअली जो इकोनॉमी है, ये सेक्टर है, ये इसके अंदर काफी पहले जैसी गति नहीं रही। एक्चुअली एक स्लो डाउन आया और एक्चुअली नेगेटिव ग्रोथ हुई। ये पूरे जो सेक्टर है उसमें एक्चुअली 18-19 और 19-20 के अंदर 14% जो है उसके अंदर गिराव आया इस सेक्टर के अंदर। एंड ऑलरेडी उसमें जो है हालत जो है काफी गंभीर थी ये सेक्टर के लिए। परंतु 19-20 में ये कोविड सिचुएशन, जो किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से एक महामारी आएगी और इंडस्ट्री एकदम जो है बंद हो जाएगी लॉकडाउन के कारण, उसके अंदर हमने अप्रैल, मई, जून के अंदर ऑलमोस्ट 0 रेवेन्यू किया। और सबसे जो ज्यादा इफेक्टिव हुए हैं उसके अंदर जो है एसएमई सेक्टर हुआ, बिकॉज आपने जैसे कहा कैश फ्लो सिचुएशन, लिक्विडिटी क्रंच, और ये सारा जो सिचुएशन है उसके अंदर काफी कंपेटिटिवनेस जो ये सेक्टर है उसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। और उसकी वजह से जब हमारा रेवेन्यू 0 हुआ, उसमें सबसे ज्यादा उन्हें ही दिक्कत आई। ये जो सेक्टर है, कंपोनेंट इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे टीयर्स करके हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3। और अगर लेट अस से कारखाना, एक कंपनी बंद हो जाती है तो ये पूरा जो वैल्यू चेन है वो एक्चुअली रुक जाता है। परंतु आगे जाके अभी ग्राउंड रियलिटी ये है कि सिंस इसमें ऑलरेडी इस सेक्टर में थोड़ी सी रिकवरी आई है, सो हमारे रेवेन्यूज आने लग गए हैं, रेवेन्यूज आ रहे हैं तो कैश फ्लो आ गया है, और गवर्नमेंट ने भी काफी एक्चुअली मदद दी है सप्लाई चेन के अंदर, और इसलिए जो है ये सेक्टर जो है अभी थोड़ा सा बेटर स्थिर है। दीपक साहब, आप हमें ये बता सकें, जिस तरह से सेकेंड वेव कोविड की रही, उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज फिर भी कुछ हद तक चल रही थी, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही थी कोविड से निपटने के लिए। अब कोविड थर्ड का भी फेयर है। आप ये बता सकें, जो ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इसमें अभी फिलहाल डोमेस्टिक मार्केट में किस तरह के भी आपको ट्रेंड्स दिख रहे हैं? एक्सपोर्ट मार्केट में अगर आप हमें इफ यू कैन जस्ट शेयर सम व्यूज, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले तो ये मैं बताऊंगा कि जो सेकेंड वेव आई उसमें जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही वो थी एक्चुअली डिजीज की, वाइड स्प्रेड की। पहले वेव और सेकेंड वेव में बहुत डिफरेंस था, क्योंकि एक्चुअली कहीं ना कहीं पर्सनली इंडस्ट्री में कंपनी वाइड कोई ना कोई हमेशा इफेक्टेड था। तो हेल्थ एंड सेफ्टी हमारा सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस या बेसिकली प्रायोरिटी रहती है, और उसे मैनेज करना बहुत ही जरूरी था। और आपने जैसे कहा कि डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट एंड आफ्टर मार्केट। डोमेस्टिक ऑफ कोर्स बिकॉज रीजनल लॉकडाउन्स हुए थे तो उसमें फिर से बेसिकली जो है रुकाव आया, और 65% ऑफ जो इंडस्ट्री है, कंपोनेंट इंडस्ट्री, वो ऑलमोस्ट रेवेन्यू 65% जो है, 65% वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जाता है, 25% जो है वो एक्सपोर्ट में जाता है, और करीबन 10% जो है वो आफ्टर मार्केट में जाता है।
तो जबकि आफ्टर मार्केट और एक्सपोर्ट में जो है स्टेबिलिटी, स्थिरता थी, बट जो मेन है डोमेस्टिक इंडस्ट्री, सेकेंड वेव के कारण उसमें काफी इम्पैक्ट आया। कपूर साहब, आप हमें बता सके, प्लीज शेयर योर व्यू स्पेसिफिकली ऑन द आफ्टर मार्केट सेगमेंट एज वेल, बिकॉज दिस इज प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सेगमेंट्स, और लगता है ये जो मुश्किल दौर रहा है, इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी इसकी परफॉर्मेंस रॉबस्ट रही है। Yes, so we've seen great growth in the aftermarket. Aftermarket contributes about $10 billion in terms of revenue, and what we've seen is that, including domestic as well as exports, there has been a growth in the aftermarket, and it's been a great opportunity for the component industry as a whole. Sanjay ji, if we see, these are unprecedented times, और क्राइसिस में कई बार अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। ऐसे क्राइसिस एनवायरनमेंट में, इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में एसएमईज को आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेसिफिकली बिजनेस कंटिन्यूटी पर, न्यूअर अपॉर्चुनिटीज को टैप करने पर उन्हें कैसे स्ट्रैटेजीज फॉर्म करनी चाहिए? क्योंकि आपके स्पेस में एसएमईज का लार्ज नंबर है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आप जानते हो कि काफी डर है कि चाइना में ज्यादा से ज्यादा सप्लाई आ रहा है चाइना से, and a lot of companies are looking at a China One strategy. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी opportunities आए हैं, काफ़ी opportunities आएंगे, हमें टेक्नोलॉजी में काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ेगा so that we can grow as an industry. The opportunity exists for us to become a global manufacturing hub, not only for the small vehicle, but for all vehicles now. And we must leverage this opportunity in terms of investing in technologies. Government ने काफी push किया है, आत्मनिर्भर, the whole Make in India schemes. अब PLI भी काफी हमें export help देंगे. The scheme, when it is announced, we are hopeful that it will push exports and create export champions. And I think we're sitting on a great platform to invest further, and SMEs must look inward and see what efficiencies they can build in this time and use this crisis as an opportunity to grow their businesses. Several SMEs have had the opportunity to build more efficient businesses in this time, particularly because of the fact that, as Deepak mentioned, we were shut down for 3 months. This was a great opportunity for us to cut costs, to realign our businesses. And with this in mind, we must look forward on how we can increase, the business and the size of the business and the market share across the world. श्रद्धा जी, आप ये बता सकें, जिस तरह से एमएसएमईज को सपोर्ट करने की बात हो रही है, अभी दीपक साहब ने मेंशन किया है कि उसके लिए स्टेप्स लिए गए हैं, स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं, और रिजर्व बैंक ने भी स्टेप्स लिए हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए इन दीस टफ टाइम्स। लेकिन एक धारणा यह है कि स्मॉल बिजनेसेस को क्रेडिट फ्रंट पर तो सपोर्ट मिला है, लेकिन जहां तक डिमांड को बूस्ट करने की बात है, उस पर्सपेक्टिव पर आप क्या कहना चाहेंगे? As you very rightly said, the government has extended a lot of schemes for the MSMEs, whether it's the emergency credit funding or the PLI or the definition of the MSME itself being expanded. ये तो गवर्नमेंट का रहा, बट जहां तक हमारी बात है टियर 1 की, हमने हर स्टेप पे MSMEs को सपोर्ट किया है, वेदर इट इज स्किल डेवलपमेंट। एक्मा ने खुद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू बहुत स्किलिंग की है, और उस स्किलिंग के तहत उन लोगों को, उनको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज, नए वर्क अपॉर्चुनिटीज मिले हैं। इसके अलावा हम वी आर आल्सो हैंड होल्डिंग देम on digitization and other aspects, and also giving them opportunities to expand their product portfolio as we expand ours. Specifically, श्रद्धा जी, अगर हम देखें, एसएमईज को जिस तरह से फोकस करना है क्वालिटी एनहांसमेंट पर और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर, कॉस्ट एफिशिएंसी पर, आपको किस तरह से फीडबैक मिलता है? उनको किस तरह का सपोर्ट और रिक्वायर्ड है? क्योंकि जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनके सामने काफी चैलेंजेस रहे हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट आर दे लुकिंग फॉरवर्ड फॉर? मैम, तो MSMEs की सबसे बड़ी इशू ये रहती है स्टेबिलिटी ऑफ देयर पीपल। देयरफॉर the way we look at it is skilling of the MSME is very, very important. And I said earlier as well, along with ASDC as well as ACMA Center of Excellence, we work very hard in skilling their people. And I think that is critical for their success. The other thing is to give them continuous business. अगर उनको continuous business मिलेगा, तो उनकी workforce भी stable रहेगी. So I think these two are very, very important. दीपक जी, ये बता सकें,
जहां तक पीएलआई स्कीम की बात है, अब पीएलआई स्कीम के जरिए सेक्टर को और कॉम्पिटिटिव बनाने के साथ साथ इसकी जो ग्लोबल रीच है उसको एनहांस करने पर जोर है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, और इस फ्रंट पर इनफैक्ट एसएमईज को आप क्या कहना चाहेंगे, या स्मॉल बिजनेसेस क्या एक्सपेक्ट करें इस बड़े मूव पर? वैसे देखिए, पहले तो ये जो भारतीय गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार है, उनका बड़ा क्लियर मैसेज है कि कुछ क्षेत्र, 12 क्षेत्रों को एक्चुअली उन्होंने रिकग्नाइज किया है कि उनके अंदर बेसिकली कैपेबिलिटी है कि ये ग्लोबल लेवल पे जा सके। और ग्लोबल लेवल मतलब स्केल, क्वालिटी एंड कंपेटिटिवनेस। नाउ ऑटो कंपोनेंट्स जो हैं और जो हम वेट कर रहे हैं ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स पीएलआई स्कीम की, उसमें नॉट ओनली बेसिकली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे, बट ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। एंड ये अगर पीएलआई जो है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स को बेसिकली फोकस करेगी, सो दैट हम एक ग्लोबल स्केल पे कंपेटिटिवनेस कर पाए। देखिए, ऑटो कंपोनेंट्स जो हैं ग्लोबल लेवल पे ओनली 1.5%, उससे भी एक्चुअली कम एक्चुअली ग्लोबल वैल्यू चेन के परसेंटेज के अंदर हम लोग हैं। और अगर हम 5 साल के अंदर थ्रू द एफर्ट ऑफ दिस पीएलआई स्कीम व्हिच मेक्स अस मोर कंपेटिटिव, मोर स्केल, इफ वी आर एबल टू enhance our global value chain market share to almost 3% or 5%, that will be a very very big thing. और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम बड़े एक टियराइज्ड बेसिकली एनवायरनमेंट के अंदर हैं, तो अगर जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनमें क्षमता है इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने की, अगर वो पीएलआई की स्कीम की पूरी एडवांटेज ले सके, तो जो पूरा वैल्यू चेन है इंडिया के अंदर, जिसमें एमएसएमई जो है सबसे क्रिटिकल लिंक है, उसे भी काफी एडवांटेज रहेगा, उसे भी काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये सबके लिए अच्छी बात है। संजय जी, ये इंपोर्ट्स ऑफ सब स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स की बात है, उसको रिड्यूस करना हो और यहाँ पर प्रोडक्ट्स के लोकलाइजेशन को और इनकरेज करना हो, उसको और बढ़ावा देना हो, उस फ्रंट पर आप स्पेसिफिकली क्या कहना चाहेंगे? तो ये दो अलग क्वेश्चन है। इंपोर्ट ऑफ स्पूरियस कंपोनेंट्स और सब स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स, हम काफ़ी एक्मा में काफ़ी काम कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड्स लाने आगे, so that we can build standards so that products meet specific requirements and there are no substandard components imported. और दूसरी बात है कि customers भी काफ़ी conscious हैं कि product quality अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अब end consumer भी is quite demanding now as opposed to maybe 10-15 years ago. The end consumer is very demanding in terms of what product the consumer is buying. And therefore, the OEMs are also very conscious of the fact that the product must meet the right quality standards. So that's one part of it. The other part, in terms of exports and the opportunity, again, I think काफी investment technology में होगा. आपने देखा होगा कि जब Tier 1 suppliers business जब उन्होंने शुरू की थी, काफी joint ventures आए थे इंडिया में. These joint ventures will pass on through Tier 2 and Tier 3 as well as the component industry expands. जो आज बड़ी कंपनीज हैं, अगर हम देखें तो वो भी एक समय एसएमईज के प्रोसेस से निकलते हुए आगे आए हैं, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि लार्ज कंपनीज एसएमईज को इस अनसर्टन एनवायरनमेंट में और ज्यादा सपोर्ट करें, उनकी हैंड होल्डिंग करें, मे बी टाइमली पेमेंट्स के थ्रू, मे बी ऑर्डर्स के समय एडवांस देकर कुछ, या कुछ में भी और तरीकों से। डू यू एग्री ऑन दैट फ्रंट, सर? मैं एब्सोल्युटली एग्री, एंड मैं एक्चुअली ये भी कहना चाहूंगा कि जब कोरोना का टाइम हुआ तो ये पूरी इंडस्ट्री ने एक जोड़ करके आपस में बहुत मदद करी, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर ओईएम्स टू Tier 1s टू Tier 2s। एंड इसमें ऐसा है कि देखिए, ये एक कलेक्टिव पावर ऑफ कलेक्टिव कोलैबोरेशन है, क्योंकि एज मैंने पहले बोला कि अगर एक बंदा भी जो है हमारा, अगर Tier 2 हो, Tier 3 हो, अगर वो थम जाए, रुक जाए, तो ये पूरी वैल्यू चेन को एक रिस्क पे ला सकता है। तो हमारा बेसिकली एक्मा के अंदर भी ये क्वालिटी अपग्रेडेशन करने के लिए एंड बेसिकली एक क्लस्टर एक्टिविटी करने के लिए हम काफी सालों से ये हम करे जा रहे हैं और आगे भी करेंगे, जिनकी हम सारों की हम अपग्रेडेशन कर पाए एक लेवल पे।
आप हमें ये बता सकें वर्कफोर्स, हमने ये भी देखा कि कोविड टाइम में माइग्रेशन को लेकर भी एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया था। उस फ्रंट पर अभी फिलहाल स्टेटस क्या है? अभी तो इम्प्रूवमेंट है। वैसे लेबर माइग्रेशन वाज अ प्रॉब्लम। सेकेंड वेव में भी काफ़ी माइग्रेशन हुआ था, एंड दिस विल बी अ चैलेंज। However, we're able to tackle the challenge by introducing benefits to the labor. It's very important to look after our employees and our workforce. Safety is the number one priority in all our companies. Within ACMA, we profess that safety. We've done a lot of cluster programs as well to encourage safety, and we need to make the workers feel safe. This is the biggest reason why people have migrated in the past. In the first wave में काफी migration हुआ था. Second wave, जैसे दीपक ने कहा है कि it was about about lives and not about livelihoods. काफी impact हुआ है second wave में. काफी families को impact हुआ है, and this definitely creates fear. It is our role as an industry and as in the manufacturing industry to create a safe environment, and as we continue to do that, we'll see less migration and more support to the labor. जहां तक टीम लीडर्स हैं और टीम लीडर्स का जो रोल है, क्योंकि एसएमईज जनरली दे वेयर मेनी हैट्स, वो काफी कुछ अकेले ही मैनेज करते हैं, दे हैव स्मॉल टीम्स, लेकिन जो टीम लीडर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनका रोल बहुत क्रूशियल है। इनफैक्ट टीम्स को या वर्कफोर्स को मोटिवेट करना, इनकरेज करने की जहां तक बात है इन दीस टाइम्स। I think that's very, very vital. A leader must lead from the front, and इस दौरान में, इस महामारी के दौरान में, आई थिंक सब ने आगे आके अपने टीम्स को लीड किया है। कईयों ने पे कट्स ली हैं, कईयों ने खुद हाथ से काम किया है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उनने लोगों को सहानुभूति देना, होप देना, टू मोटिवेट देम, एंड टू डू दैट यू हैव टू यूज द आइडल टाइम to actually train them and multi-skill them so that they don't run away and they don't go away. For that, you have to kill the insecurity that rests in their head, labor insecure हो जाती है. So, इसीलिए leaders का एक बहुत ही अहम and very important role रहता है. संजय साहब, ये बताइए, तो एक तरफ तो हमने देखा ये पैंडेमिक की चैलेंजेस रहे हैं, पैंडेमिक के साथ साथ हम देख रहे हैं इंडस्ट्री 4.2, इन दोनों फ्रंट्स पर न्यूअर टाइप ऑफ स्किल्स की डिमांड अब जनरेट हो रही है, और स्मॉल बिजनेसेस को आप क्या कहना चाहेंगे? वो अपनी इनफैक्ट जो वर्कफोर्स है उसको अपस्किल उनको करना है, उसको रीस्किल करना है, उस फ्रंट पर आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल रहेगा? तो इंडस्ट्री 4.0 एक अपॉर्चुनिटी है और हमें ये लेवरेज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे कि ग्लोबली पीपल विल इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री 4.0, और जैसे इम्प्लीमेंट होता जा रहा है countries and companies are becoming more competitive. तो हमें ये अपस्किलिंग करना ही पड़ेगा. हम एक्मा की तरफ से काफ़ी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपस्किलिंग के लिए और स्किलिंग के लिए, और हम ये कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारे MSMEs और SMEs को ये बेनिफिट मिले कि वो अपने मैन पावर स्किल कर सकें और इंडस्ट्री 4.0 इम्प्लीमेंट कर सकें. इंडस्ट्री 4.0 is extremely critical for the success and the growth of the manufacturing industry as a whole. And we will support the SMEs as much as we can so that they're able to get onto the bandwagon and implement the systems successfully. इस पर किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? क्या मैपिंग के अकॉर्डिंगली वहां पर किस तरह के स्किल की रिक्वायरमेंट है, और किस तरह से इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं? कैसे आगे बढ़ा जाए इस नए दौर में? तो सौरभ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए, एक MSME जो एक छोटी कंपनी होती है, शायद उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स नहीं हो कि वो इंडस्ट्री 4.0 भी देख लें, नई ट्रेंड्स इंडस्ट्री में जो आ रही है वो भी देख लें और स्किलिंग भी कर लें. इसलिए जैसी ये एक्मा जैसी एसोसिएशंस का जो इनिशिएटिव है, एक्मा ने टच ऑन 3 इनिशिएटिव्स पर्टिकुलरली. एक, उन्होंने IIT सोनीपत के कैंपस में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एक्चुअली स्थापित किया, जिसमें सारे मेंबर्स को सुविधा है कि वो नई स्किलिंग
इंक्लूडिंग जो नए ट्रेंड्स हैं जैसे मैकेट्रॉनिक्स हो गया, डिजाइन हो गया, डिजिटाइजेशन हो गया, इंडस्ट्री 4.0 हो गया। वहां पे हमने लैब्स जो है रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली स्थापित किया कि सारे मेंबर्स जो हैं वो जो अगर अपनी कंपनी में नहीं कर सकते तो इस सेंटर में आके इसका लाभ ले सके। दूसरा, ये ASDC जो है ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट सेंटर, यहाँ पे डीलर्स, OEMs and suppliers, component makers, so associations like SIAM, FADA and ACMA collectively are making basically programs which are mainly for auto skilling. And उसके अंदर जो है, जो आज की भी क्यू क्वालिटी की स्किलिंग प्लस बेसिकली जैसे आपने कहा रीस्किलिंग और फ्यूचर स्किलिंग, उस पर भी बेसिकली ध्यान होता है। और तीसरा जो है वो एक क्लस्टर अप्रोच है, क्योंकि क्लस्टर के लिए हम देखिए एक सिंपल रूल है इस इंडस्ट्री में कि हमें बेसिकली हर साल अपनी एफिशिएंसीज बढ़ानी है, हमें कॉस्ट कंपेटिटिव रहना है और एक क्वालिटी की स्टेबलाइजेशन करनी है। अगर ये तीन चीज कर पाए तो हमें कस्टमर को वैल्यू दे पाएंगे। और उसके लिए जो है ये क्लस्टर अप्रोच से मेनी क्लस्टर्स आर बीइंग लॉन्च्ड एंड इसके अंदर SMEs एंड आल्सो बिगर कंपनीज पार्टिसिपेट टू इंप्रूव देयर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। SMEs के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो उनका ये जनरली कहना होता है कि हमारे प्लेटफॉर्म्स एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज होते हैं। मीनिंग पहले तो उनको टैलेंट को अट्रैक्ट करना चैलेंजिंग होता है, टैलेंट आ जाए तो उसको ट्रेनिंग देते हैं तो फिर वो अपॉर्चुनिटीज के लिए बिगर कंपनीज के पास चले जाते हैं। उनको आप कैसे कहेंगे कि कैसे टैलेंट को अट्रैक्ट किया जाए, कैसे उनको ग्रो किया जाए, कैसे उनको अगर रिटेन भी करना हो तो कैसे किस फ्रंट पर उनको आगे बढ़ना चाहिए? I think this can be looked as a positive as well. It can be looked at in terms of creating a recruiting ground means you're obviously doing a great job within the company. However, I agree with you that talent has to be retained and हमें programs, training programs initiate करने चाहिए in-house, training programs ताकि employees can benefit from the upskilling, ताकि employees can learn new skills. और जैसे हम इंडस्ट्री ग्रो करते हैं काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे in terms of building a larger business, attracting new customers, and these things like this, as well as good training programs and good incentives to keep people will be required in the future. क्योंकि आप जानते हो कि talent काफ़ी scarce है in terms of globally, not just in India, but talent is very scarce, and we need to attract the best talent क्योंकि हमारे काफ़ी opportunities हैं, and if we want to grow and we want to create the kind of industry that we're talking about in terms of a manufacturing hub for the world, we need the best talent possible. अभी पीछे एक recent study हुई है और उसमें ये भी बताया गया कि जो ऑटो मेजर्स की जो एंसिलरी यूनिट्स हैं उसमें वर्कर्स की कुछ सेफ वर्किंग कंडीशंस पर उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ आवर एसोसिएट्स इज द प्राइम नॉट ओनली प्रायोरिटी बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। एंड आई थिंक ये कोरोना ने तो एक्चुअली और बेसिकली इसे लाइमलाइट में लाए हैं, बिकॉज इवेंचुअली इट इज द हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर पीपल की हेल्थ एंड सेफ्टी नहीं रहेगी तो ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्थ एंड सेफ्टी ऑल्सो विल बी इफेक्टेड। ACMA has instituted also very recently a organization health and safety award to encourage best practices within the industry, and हम लोग basically many SOPs बनाए हैं जो हम shop floor पे actually establish कर सके, so that ये जो unsafe conditions हैं वो basically करेगा। आपके मैं माध्यम से यही बोलना चाहूंगा सब कंपनीज को इन द इंडस्ट्री कि ये जो है हम सबसे बिगेस्ट प्रायोरिटी लें, सो दैट हम अनसेफ वर्किंग कंडीशंस सारी निकाल सके। इसमें हमने कस्टमर से भी काफी कोलैबोरेशंस की हैं, जैसे टोयोटा है, मारुति है, सारे हमारे OEMs हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करके कि हम कैसे हम जो हैं सेफ्टी के ऊपर प्राइम इंपॉर्टेंस दे पाए ऑन आवर शो। यंगस्टर्स को इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जनरली कहते हैं, उसको किस तरह से उनके लिए अट्रैक्टिव बनाया जाए स्पेस को? देखिए, अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग को, स्पेशली हमारी यूथ को इसके ऊपर अट्रैक्टिव करना है, सो मैन्युफैक्चरिंग को हमें प्राइम इम्पेटस देना है। एंड अगेन
हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो दिशा एस्पिरेशन दिखाई है, उसमें हमें $1 ट्रिलियन का वैल्यू है। एक्चुअली एज एन इंडस्ट्री इसे प्रमोट करना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफी नई टेक्नोलॉजीज हैं। इट इज नॉट ओनली लाइक अ सर्विस इंडस्ट्री, बट यहीं से जो है एक जनरेशन ऑफ नॉलेज एंड जनरेशन ऑफ वेल्थ एंड वैल्यू एडिशन क्रिएट होती है। सो ये एक्चुअली एक इंडस्ट्री का बेसिकली जिम्मेवारी है कि हम एक टैलेंट को, यूथ को अट्रैक्ट करें टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड इंडस्ट्री। ये जो ऑटो कंपोनेंट्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा स्पेस है जो मेल डोमिनेटेड है। इसमें आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और इनफैक्ट जो विमेन पार्टिसिपेशन है इसको बढ़ाने के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए? तो वेरी राइटली सेड, ये बहुत ही मेल डोमिनेटेड था, अभी भी है, बट पहले से बेहतर है। 20 साल पहले जब मैं आई थी तो शायद मैं ही थी। नाउ देयर आर मेनी मोर यंग वुमेन हु कम इन, और इसको बढ़ाने के लिए आई थिंक दैट मैन्युफैक्चरिंग पर से हैज टू बी अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबल in terms of working hours, also in terms of allowing women to get onto the shop floor. So इसमें ट्रस्ट की बहुत बड़ी अहमियत रहती है। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिनने ये बैलेंस बना लिया है, और 30 to 40% ऑफ देयर वर्कफोर्स इज वुमेन। सो हम खुद कर रहे हैं, and that's not just because मैं हूँ at the helm of it, but we see some very, very positive results. The only thing that's required is a little bit of flexibility. तो जैसे आप कुछ दिन पहले बता रहे थे, जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, जो डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग है, इसके लिए आप एसएमईज को कैसे रोड मैप दिखाएंगे? क्योंकि ये पर्टिकुलरली एमएसएमईज पर ये जिस तरह से सीरीज फोकस हम कर रहे हैं, तो उनको आप कैसे रोड अहेड, हाउ इज इट लुकिंग लाइक सर? तो जैसे हमने काफ़ी बात किया इसके बारे में। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हैज़ बिकम एक्सट्रीमली डिसरप्टिव, और ये डिसरप्शन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं और चैलेंजेस भी हैं। अगर आप देखोगे, काफ़ी न्यू एंट्रेंट्स आए हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, काफ़ी अननोन एंट्रेंट्स आए हैं कि इन टर्म्स ऑफ इवन OEMs। अभी आप देखोगे कि OEMs जो पहले OEM नहीं थे, अब सडनली इमर्ज हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन का काफ़ी पुश है गवर्नमेंट से और कंज्यूमर से, एंड कंज्यूमर से भी, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली एज वेल। So the investment in technology is going to be key, और jaldi, I mean, the quicker, the sooner that the SME segment understands the importance of technology, the better it will be and the more successful they will be. From ACMA's perspective, काफ़ी कहा गया है कि हमने एसोसिएशन किए हैं IIT से, as well as other cluster programs to help SMEs upgrade their technology, not just in upskilling of people, but in technology upgradation as well. OEMs भी काफ़ी काम करते हैं इस डायरेक्शन में, ताकि Tier 2 and Tier 3 supply chain can upgrade their technology. ये बहुत ही critical है. SMEs are a very critical part of our component industry. As Deepak said, 65% of our membership is SMEs, and they're a very, very critical part. And they will have to invest in technology, and हम काफ़ी help करेंगे, Tier 1 suppliers help करेंगे, OEMs help करेंगे, ACMA ने काफ़ी help भी किया है और करते जाएंगे, ताकि we can bring this technology to the SME. जहाँ तक नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल्स की बात है, उसके लिए ये जो तमाम तरह की आगे अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, और उसमें किस तरह से आगे बढ़ा जाए, आप उस फ्रंट पर क्या कहना चाहेंगे, जो बड़े बदलाव होंगे आगे चलते हुए? देखिए, ACMA ने हमेशा एक टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक अप्रोच का बेसिकली समर्थन किया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए आगे, बिकॉज आगे पता नहीं किस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए। जैसे संजय ने बोला कि अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन और इंडस्ट्री डिसरप्शन मोड से गुजर रही है, जो इंडिया ग्लोबली ट्रेंड है, और ये इंडिया भी बेसिकली इसके अंदर आएगा। तो इसमें जो है, हमने हमेशा प्रमोट किया है एक टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक अप्रोच, जहां पे सब तरह की टेक्नोलॉजीज हम वेलकम करते हैं। हमारा मेन पॉइंट है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी इंडिया में आए, उसे इंडियन मार्केट के लिए अफोर्डेबल बनाया जाए, और उसके लिए लोकलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रहेगा। उसके लिए
जो इंडस्ट्री की रेडीनेस होनी चाहिए, जैसे संजय ने कहा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होगी, क्वालिटी में होगी, प्रोसेस में होगी। पहले जब लेट अस से 80s 90s के अंदर जब हमने लोकलाइजेशन एफर्ट्स किए, वहां पे हमें ग्लोबल तरह से कहीं ना कहीं कोलैबोरेशंस ओईएम्स ने भी सपोर्ट किया करने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके जो एस्टैब्लिश्ड टियर 1 प्लेयर्स हैं, उनमें कोई ना कोई एक फॉरेन कोलैबोरेशन है जिसमें हम इंडियन मार्केट के लिए वहां से प्रोसेस टेक्नोलॉजी लाते हैं। और आगे जाके भी डिपेंडिंग ऑन किस तरह की टेक्नोलॉजी है, बी इट इलेक्ट्रिक, बी इट हाइब्रिड, बी इट ऑन ऑल्टरनेट फ्यूल्स और बेबी ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज, उसमें भी हम एज एन इंडस्ट्री एक कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी, लोकलाइजेशन करनी पड़ेगी, एंड एज ए इकोसिस्टम we will all have to grow together so that we are able to face this transformation which is happening in the industry. हम आपसे बस फाइनल कमेंट्स अब लेना चाहेंगे। आप हमें ये भी बता सकें, जहां तक रॉ मटेरियल की बात है, उस फ्रंट पर भी पीछे काफी चैलेंजेस रहे इंडस्ट्री के सामने। उसमें काफी हमने देखा है बहुत तेजी रही प्राइसेस में। अभी किस तरह से सिचुएशन है और कैसे देख रहे हैं आप आगे उस फ्रंट पर मूवमेंट्स? देखिए, ये रॉ मटेरियल की जो इश्यूज हैं, दैट इज बेसिकली अ इशू ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, एंड ये प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक ये ज्यादा बेसिकली आ गए हैं, एंड ये मेरे ख्याल से वॉलेटिलिटी ऑफ दिस प्राइसिंग रहेगी। वी आर कंसर्न्ड अबाउट इट बिकॉज ऑब्वियसली जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस इज बेसिकली इस तरह से बेसिकली जो लेवल्स अप हुए हैं, उसमें ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री गेट्स इम्पैक्टेड। अगर हम कंज्यूमर को बेसिकली एंड रिजल्ट दे तो डिमांड विल गेट इम्पैक्टेड। तो ये बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है, बट आई थिंक देयर इज नो अदर चॉइस but to continue to become more cost competitive, cost efficiencies through process innovations and cost cutting हमें अंदर करनी पड़ेगी, and externally we'll have to request OEM support also on basically giving the supply chain partners his due in terms of the raw material escalations. तो ग्लोबल मार्केट में संजय साहब किस तरह की अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं? कुछ न्यू रीजन्स या वहां पर किस तरह के ट्रेंड्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड? आई थिंक यूएस मार्केट अगर आप देखोगे काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूएस मार्केट में। आपने पहले जब हमने शुरुआत की थी, आपने आफ्टर मार्केट के बारे में क्वेश्चन पूछा था, वो भी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम काफ़ी एक्मा की तरफ से हम काफ़ी IPO फर्म्स विच इज़ इंटरनेशनल परचेज ऑफिसेस से के साथ काम करते हैं ताकि हम अपॉर्चुनिटीज़ ला सकें अपने मेंबरशिप को। तो काफ़ी opportunities होंगे from the US. If you look at that, if you look at Africa, it's a new emerging opportunity, which we can definitely tap into. So the export opportunities are abundant. बहुत ही opportunities हैं. It is our role now, and again I keep repeating this, to invest in technology and to build the right manufacturing processes so that we're able to cater to the demand. I don't think in the future it will be a demand problem. It will really be a supply constraint. So it's up to us as an industry and together to see how we can address the supply challenges and leverage the opportunity that exists. श्रद्धा जी, लास्ट वर्ड, अपॉर्चुनिटीज की जहां तक बात है, नए मौकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे उस फ्रंट पर? और फिर दीपक साहब एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लें। As Sanjay very rightly said, opportunities are immense. और opportunities export के लिए इंडिया में भी बहुत हैं। As you know कि ये इकोसिस्टम है, ये जो सप्लाई चेन का फॉर द ऑटो सेक्टर, ये बहुत ही इंटरडिपेंडेंट है और ये इकट्ठा उगता है और इकट्ठा इवॉल्व होता है। So as OEs बढ़ रहे हैं, Tier 1s बढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ ही Tier 2, Tier 3 का इकोसिस्टम भी इवॉल्व होगा। So enough and more opportunities both within India and outside. The two issues that MSMEs need to look at is of course financial prudence, ये बहुत important है, और दूसरा skill manpower, और इसमें पूरा इकोसिस्टम उनकी मदद करता है, एक्मा भी उनकी बहुत मदद करता है। चलते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे, जहां तक वर्कफोर्स की बात है और उनकी वैक्सीनेशन की, उस फ्रंट पर किस तरह का स्टेटस है? देखिए, ऐसा है कि वैक्सीनेशन इज द ओनली वे वेयर वी कैन फाइट दिस कोरोना टुगेदर। I think as a country, as an industry, as an individual, as a family member. And I think this, as the Tier 1s and OEMs in our sector, at least my understanding is that we have got the first vaccination for almost about 80-85%. However,
मैं ये जरूर कहूंगा कि टियर 2 SMEs के अंदर अभी भी वैक्सीनेशन का लेवल इतना हाई नहीं आया है. देयर इज वैक्सीनेशन हेजिटेंसी and I would definitely encourage everyone to please basically vaccinate your own self, the family member, and many of the OEMs and tier 1s have actually encouraged basically by making vaccination camps on cost as well to ensure that basically vaccination jaldi ho. But ये जो है ये continuous हमें efforts लगाने पड़ेंगे for basically doing the vaccination drives, because this is the only way forward to basically fight this corona. Because agar third wave, fourth wave, fifth wave और आती है, this is probably our biggest insurance to basically get our teams, our people, our family members as much as possible fully vaccinated. Sir, before we say goodbye to you, just one last word. दीपक साहब, पॉलिसी फ्रंट पर कुछ आप कहना चाहते हो, किस तरह का और सपोर्ट किया जा सकता है? देखिए, पॉलिसी फ्रंट पे आई थिंक हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जितनी आपने पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं उसका एक अर्ली इम्प्लीमेंटेशन एंड अर्ली क्लैरिटी. एंड माय आल्सो रिक्वेस्ट एंड मे बी आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी आल्सो थैंक द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी मेकर्स टू कीप ऑन एंगेजिंग विद द इंडस्ट्री so that we make policy stable policies for the long term. इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही. कपूर साहब, थैंक यू. श्रद्धा जी, शुक्रिया. दीपक जी, आपका भी धन्यवाद. We would also once again like to thank our partners for the series, driving partner Skoda. ऑटोमोबाइल सेक्टर की जानी मानी शख्सियत हेनरी फोर्ड की एक बात आपके सामने रखना चाहेंगे. Be ready to revise any system, scrap any method, abandon any theory if the success of the job requires it. जी हाँ, जब मुश्किल वक्त आता है तो बदलाव जरूर लाता है. ऐसे में MSMEs इनोवेटिव तरीके से बदलाव करें, निरंतर करें और उसमें कुछ बेहतर करें ताकि चुनौतियों के बीच नए अवसरों को टैप किया जा सके. अभी के लिए बस इतना ही. नमस्कार.